मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह एक अलग शख्सियत, एक ऐसी शख्सियत जो सहज और सौम्यता के साथ राजनीति में भी उतने ही प्रतिष्ठित हैं जितने कि सामाजिक जीवन में। मध्य प्रदेश के मंत्री भूपेंद्र सिंह अपना जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। जन्मदिन से पहले हम उनसे बात करेंगे उनके राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन को लेकर। भूपेंद्र सिंह जी, TV24 की ओर से आपके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। एक व्यक्तिगत जीवन से लेकर राजनीतिक जीवन तक एक लंबा सफ़र आपने तय किया और जहां भी आपने कदम रखा सफलता के नए मुकाम हासिल किए। ये यात्रा कैसी रही? देखिए, यात्रा तो हम लोगों ने संघर्ष से शुरू की और लंबा संघर्ष भी किया। छात्र राजनीति से लेकर फिर हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता के नाते काम किया और एक लंबा संघर्ष लगभग हम लोगों ने 20 वर्ष तक विपक्ष में रहकर किया। उसके बाद जनता का मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिला और फिर सरकार के माध्यम से सेवा करने का काम भी पिछले 20 वर्ष से कर रहे हैं। तो लगभग 40 वर्षों में संघर्ष भी किया और संघर्ष से ही इस मुकाम तक हम लोग पहुँचे हैं। हम लोग कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि या कोई अन्य कारण से राजनीति में नहीं आए हैं। हम लोग अपने संघर्ष से इस स्थान तक पहुँचे हैं। तो संघर्ष के साथ अब सरकार के माध्यम से सेवा का काम कर रहे हैं। जनता ने मुझे 4 बार विधायक चुना, 1 बार सांसद चुना और अनेक पार्टी के दायित्वों पर भी काम करने का अवसर मिला। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जो हमारी यात्रा है उसको लगभग 40 वर्ष हो गए। 20 मई 1960 को जब आपका जन्म हुआ, आपकी माता ने सोचा नहीं होगा कि वो जिस लाल को जन्म दे रही हैं वो राजनीति में एक अहम मुकाम हासिल करेगा। मध्य प्रदेश की राजनीति में आपने एक अलग छाप बनाई है। तो ये यात्रा कैसे शुरू हुई? राजनीति में प्रवेश कैसे हुआ? छात्र राजनीति से आपकी राजनीति की शुरुआत हुई, लेकिन इसके बारे में कभी आपने सोचा या परिवार से कहीं प्रेरणा मिली या किसी मित्र ने कहा कि आपको राजनीति में जाना चाहिए? नहीं, देखिए, पहली चीज़ तो मुझे जितने भी संस्कार मिले हैं वो हमारे माता पिता से मुझे संस्कार मिले। हमारे जो पिताजी थे वो बहुत सादगी और सरलता से रहते थे। यद्यपि वो मालगुजार थे, कई गांव की मालगुजारी थी, संपन्नता थी, सब कुछ थी, पर उसके बाद भी वो सादगी के साथ रहते थे और सादगी से भरा उनका जीवन था। उससे हम लोगों को प्रेरणा मिली और उनकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा थी उस सामाजिक प्रतिष्ठा से भी हम लोगों को लगा कि वो प्रतिष्ठा बनाकर रखना है। और विश्वविद्यालय में जब हम पहुँचे तो चूँकि संस्कार पिता के समय से ही भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ थी उस समय, तो जनसंघ के और राष्ट्रवादी संस्कार उस समय से थे। तो छात्र राजनीति में फिर पहुंचने के बाद छात्रों की समस्याओं को लेकर संघर्ष किया। उस संघर्ष में कई बार जेल भी जाना पड़ा, कई महीनों जेल भी रहना पड़ा, कई केस भी उस समय सरकार ने हम लोगों की, जब कांग्रेस की सरकार थी तो मेरे ऊपर ही 34 केस एक दिन में बने थे। तो वो सब हम लोगों ने फेस किया। 7-7 महीने, 8-8 महीने जेल में रहे। हम लोगों का कई जेलों में ट्रांसफ़र हुआ, 6 जेलों में ट्रांसफ़र हुआ। तो कांग्रेस ने प्रताड़ित करने का पूरा प्रयास हम लोगों को किया, पर उस संघर्ष का हम लोगों ने सामना किया, कभी झुके नहीं और संघर्ष करते रहे। और
उस संघर्ष से ही फिर पार्टी में पहचान बनी और फिर पार्टी के कार्यकर्ता के नाते विभिन्न दायित्वों पर काम किया और फिर पार्टी ने विधायक के रूप में, सांसद के रूप में, मंत्री के रूप में काम करने का अवसर दिया। सर, बुंदेलखंड की राजनीति में अपना मुकाम बनाना आसान नहीं है, तो किस तरह की यात्रा रही और ख़ासतौर पर बुंदेलखंड की राजनीति में किस तरह की चुनौतियां आपने देखी? देखिए, हमारे यहाँ जो बुंदेलखंड है, एक तो ये गरीब और पिछड़ा इलाका है। दूसरा, हमारे यहाँ बीड़ी उद्योगपति काफ़ी प्रभावी थे। जब हम लोग राजनीति के क्षेत्र में आए तो काफ़ी बीड़ी उद्योगपति प्रभावी थे। राजनीति में भी उनका ही प्रभुत्व था, वर्चस्व था और पैसा भी खूब था। तेंदुपत्ते का काम था, बीड़ी का काम था। तो वो अधिकांश लोग कांग्रेस के साथ थे, एक दो परिवारों को छोड़ के। तो पैसे से भी, सत्ता से भी, सबसे संघर्ष हम लोगों को करना पड़ा। मैं खुद भी जब पहला विधानसभा का चुनाव 93 में लड़ा, तब उस समय जो बड़े बीड़ी उद्योगपति थे, जिनका बड़ा नाम था, स्वर्गीय विट्ठल भाई जी पटेल, अब हमारे मंत्री भी थे सरकार में, और उनके खिलाफ मुझे पहला चुनाव लड़ना पड़ा। उस समय मंत्री भी थे वो, और जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और मैं पहला चुनाव उनके खिलाफ जीता। और उसके बाद धीरे धीरे हमारे संभाग में, ज़िले में, बुंदेलखंड में जो बीड़ी उद्योगपतियों का राजनीतिक वर्चस्व था, वो धीरे धीरे करके कम हुआ और फिर जो आम लोग हैं, वो सब राजनीति के क्षेत्र में, सामान्य वर्गों के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग राजनीति के क्षेत्र में आगे आए। और आज अधिकांश जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वो सामान्य परिवारों से निकलकर आए हुए जनप्रतिनिधि, चाहे वो कांग्रेस से हों, चाहे बीजेपी से हो, अधिकांश सब सामान्य परिवारों से आए हुए लोग अब राजनीति में हैं। सर, राजनीति में आप एक सफल किरदार के रूप में सामने आए हैं, एक पिता के रूप में, पुत्र के रूप में, पति के रूप में। इन भूमिकाओं को भी क्या आप निभाकर संतुष्ट हैं? नहीं, निश्चित रूप से मैं इन भूमिकाओं को पूरी तरह से निभाता हूँ। एक पुत्र के नाते पिता की सेवा भी खूब की और पिता के नाते बच्चों की देखभाल करना, वो सब करना, वो भी करते हैं। और पति के नाते जो पति धर्म है, उसका भी हम पालन करते हैं। बुंदेलखंड ने आपको एक मुकाम दिया, एक स्थान दिया राजनीति में। बुंदेलखंड की माटी से ही सिंचित होकर आगे बढ़े। बुंदेलखंड के लिए आप कुछ उपलब्धियां बता पाएंगे जो आप लगता है कि हाँ, ये मील का पत्थर साबित है? देखिए, बुंदेलखंड हमारा गरीब और सूखा हुआ इलाका था। माननीय शिवराज जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे ज़्यादा विकास मध्य प्रदेश में अगर हुआ है तो वो बुंदेलखंड का हुआ है। तो बुंदेलखंड में अनेक सिंचाई परियोजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वीकृत की गई और लगभग अब पूरे बुंदेलखंड में करीब करीब हमारा 60% एरिया एरीगेटेड हो रहा है। मुख्य व्यवसाय कृषि था, तो सूखी खेती होती थी। तो अब 60% जो हमारे यहाँ ज़मीन है, वो सिंचाई उसमें हो रही है सरकारी स्रोतों के माध्यम से। दूसरा है कैन बेतवा नदी परियोजना, जो है, जो बुंदेलखंड के लिए बड़ी जीवन रेखा जैसी है, वो भी लगभग उस पर सारी कार्रवाई लगभग हो गई है, सारी स्वीकृतियाँ लगभग हो गई हैं और पहली नदी जोड़ो परियोजना देश की कैन बेतवा नदी परियोजना प्रारंभ होगी। दूसरा, जैसे हमारा सागर मुख्यालय है, तो वहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनाना, पहले कोई स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं थी, तो वो माननीय शिवराज जी ने मेडिकल कॉलेज 500 करोड़ का सागर में बनाया। हमारे सभी जितने भी रोड थे, सभी रोड खराब थे, कहीं जा नहीं सकते थे, सारे रोड बनाने का काम किया। प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से गांव-गांव को जोड़ने का काम किया। बिजली की उपलब्धता के माध्यम से किसानों को सस्ती सिंचाई की सुविधा बुंदेलखंड के अंदर मिली। और बुंदेलखंड में जो हमारे यहाँ माइनिंग के क्षेत्र में अनेक जो MOU हैं या एग्रीमेंट हैं,
वो हुए, जैसे छतरपुर में जो इसका अपना सोने का माइंस का है उसका हुआ। बाकी और भी जो हमारे यहाँ खनिज संपदा है उसके लिए काफ़ी काम खनिज संपदा में हुआ, वन संपदा में हुआ। तो बुंदेलखंड में विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अनेक महाविद्यालय, छतरपुर में विश्वविद्यालय, छतरपुर में मेडिकल कॉलेज, दमोह में मेडिकल कॉलेज, तो सभी जगह बुंदेलखंड का जो भी विकास हुआ है वो माननीय शिवराज जी के कार्यकाल में ही बुंदेलखंड का विकास हुआ है। और अब बुंदेलखंड विकास में बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। और अब वो बुंदेलखंड जैसा पहले पिछड़ा था या गरीबी थी उसमें काफ़ी अंतर आया है। सर, आपके विधानसभा क्षेत्र में कहा जाता है कि अब कोई ऐसा काम नहीं बचा जो किया जा सके, सारे काम हो गए, अब और क्या 6 महीने में आप देने वाले हैं? देखिए, काम तो कभी समाप्त नहीं होते हैं, लोगों की आवश्यकताएं तो समय के साथ बढ़ती हैं। और मैं कोशिश ये करता हूँ कि जितना भी विकास हो सके वो हम करते हैं। और आगे भी अनेक विकास की योजनाएं हैं जो मुझे खुरई में करना है, रोज़गार के लिए काम करना है, हमारे यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिले, विकास में हम और आगे बढ़ें। और इस दिशा में हमारी अनेक योजनाएं आगे हैं जो हम करेंगे। सर, एक राजनेता और व्यक्ति के नाते किन लोगों से आप प्रभावित हुए हैं? बस 2 मिनट और लूँ। राजनीति में आप आगे बढ़े तो व्यक्तिगत जीवन से राजनीतिक जीवन तक किन किन लोगों को आप श्रेय देते हैं अपनी इस भूमिका के लिए? ख़ास तौर पर शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं में किसका और नाम लेना चाहेंगे और इनके कुछ योगदान का जिक्र करेंगे? देखिए, निश्चित रूप से मतलब श्रेय तो पार्टी को है। और नेतृत्व के नाते हम अगर बात करें तो मुझे श्रद्धेय अटल जी का नेतृत्व मिला, उनके नेतृत्व में काम करने का अवसर मिला। हमारे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आज हम लोग 10 साल से काम कर रहे हैं, तो उनसे बहुत चीज़ें सीखने को मिली। माननीय शिवराज जी से मुख्यमंत्री के नाते एक अच्छे कार्यकर्ता के नाते, एक अच्छे परिवार के नाते, माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर जी के साथ संगठन में काम करने का, शिवराज जी के साथ काम करने का अवसर मिला। तो प्रदेश के चाहे स्वर्गीय पटवा जी हों, जोशी जी हों, इन सब के साथ पार्टी में काम करने का अवसर मिला। आडवाणी जी के साथ, सबके साथ काम करने का, सांसद रहने के नाते केंद्रीय नेतृत्व हमारे माननीय राजनाथ जी, सुषमा स्वराज जी, इन सब के साथ, जेटली जी, सबके साथ काम करने का अवसर मिला। तो सबसे कुछ ना कुछ सीखने के लिए नया, सबसे कुछ ना कुछ मिला। राजनीति में आने के बाद ऐसा लगा कि मैं राजनीति में मिसफिट हूँ? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा। अगर मिसफिट लगता तो राजनीति छोड़ देते, या मिसफिट लगता तो आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो राजनीति को हमने चैलेंज के रूप में लिया। और मेरी एक अच्छाई या कमी जो भी समझ लें कि मैं अपनी बात पे कभी समझौता नहीं करता या कभी झुकता नहीं हूँ। अगर मुझे लगता कि ये चीज़ ठीक है तो मैं उस पर अडिग रहता हूँ। उससे कई बार राजनीतिक नुकसान भी होता है, फ़ायदा भी होता है। तो मैं समझौता नहीं करता। अगर मुझे लगता कि ये चीज़ गलत है, कोई चीज़ गलत है, तो वो हो सकता मैं गलत हूँ, पर मैं फिर उसके बाद अगर मेरा मन करता है कि ये गलत है तो फिर मैं समझौता नहीं करता। और दूसरा, मैं हमेशा ये मान के चलता हूँ कि किसी भी काम में सफलता के लिए अगर आपका उद्देश्य पवित्र है तो सफलता आपको निश्चित मिलेगी। और जैसे मैं सहस्त्र में गया तो सहस्त्र का प्रभारी मंत्री था मैं, तो मैंने अधिकारियों की पहली बैठक की तो हमने यही कहा कि देखो, सरकार में मंत्री भी बहुत हैं, IAS IPS भी बहुत हैं, पर ये अगर काम करने का अवसर मिला हमें तो भगवान की कृपा से मिला है। और इसलिए कोई ऐसी गलती ना हो। अगर भगवान के काम में या किसी भी काम में, जनता के, भगवान के काम में अगर कोई
गलती होती है तो उसका नुकसान उठाना पड़ता है। और ये मैंने वहाँ स्पष्ट रूप से कहा कि अगर भगवान के काम में कोई गलती हुई तो उसका नुकसान 3 पीढ़ियों को उठाना पड़ता है, इसलिए किसी से कोई गलती ना हो। और ये हम सब सौभाग्यशाली हैं भगवान की कृपा के हमें ये काम करने का अवसर मिला, ईश्वर ने हमें निमित्त बनाया, तो इसलिए कोई गलती हम लोगों से ना हो जाए। ये मैंने अधिकारियों से भी कहा, कलेक्टर बहुत हैं, एसपी बहुत हैं, पर आपको अवसर मिला तो उसका प्रभाव हुआ और सब ने और उसी भाव से काम किया और अच्छा सफल सिंहस्थ हुआ। तो किसी भी काम के पीछे अगर उद्देश्य पवित्र है तो सफलता मिलती। अब क्या लक्ष्य है? हर राजनेता का लक्ष्य होता है कि वो मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने। आपने एक भूमिका निभाई, अच्छे ढंग से निभाई, अब आगे आपकी कोई महत्वाकांक्षा? मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, मेरी तो सिर्फ इतना ही है कि जब तक ईश्वर इस योग बना के रखे तब तक लोगों की मदद करें, सेवा करें, विकास के काम करें, गरीबों का कल्याण करें, गरीबों के लिए काम करें। और ईश्वर ने अगर हाथ में यश दिया है तो उस यश का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लोगों को मिले, यही कोशिश रहती है। ना कभी पद के बारे में सोचा, ना कभी किसी चीज़ के बारे में सोचा। और पार्टी ने जो दिया है वो इतना दिया है कि वही मैं उससे संतुष्ट हूँ, मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं। तो भूपेंद्र सिंह जी, उनकी व्यक्तिगत कोई महत्वाकांक्षा नहीं, लेकिन उनका व्यक्तित्व और कृतित्व ऐसा है कि पार्टी उन्हें वो सब देती है जो एक राजनेता की सफलता के पैमाने के रूप में देखा जाता है। तो भूपेंद्र सिंह को जन्मदिन पर हम बहुत बहुत बधाई देंगे। इसी तरह से राजनीति में नित नए मुकाम हासिल करते रहें, जनता की सेवा करते रहें और जो सादगी और सहजता का व्यक्तित्व उनका है वो बना रहे, जनता इसी तरह से उन्हें प्यार करती रहे। TV 24 के लिए सतीश के साथ अतुल विनोद पाठक, भोपाल।